यूनिट्स का जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो है SI सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम। और कौन कौन से सिस्टम हमने पढ़े थे? FPS सिस्टम, CPS सिस्टम, NKS सिस्टम, और ये नया सिस्टम बनाया SI। तो हमको कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि SI सिस्टम को हम क्यों प्रेफर करते हैं, व्हाट आर एडवांटेजेस इन SI सिस्टम। तो SI सिस्टम के एडवांटेजेस, दो प्रॉपर्टीज या दो एडवांटेज मेन हैं। एक ये है कि SI सिस्टम कोहेरेंट होता है और दूसरा SI सिस्टम रैशनल होता है। ये दो शब्द जो हैं ये आपको याद रखने हैं, और अगर ये दो शब्द ही आप याद रखते हैं तो काफी। ओके, ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग है वो देखिए। पहला, SI सिस्टम कोहेरेंट सिस्टम होता है। कोहेरेंट सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसमें हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाते हैं तो हमको कोई नंबर अलग से याद नहीं रखना पड़ता। इसका क्या मतलब है? पहले हमारे पास एक सिस्टम था FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में अगर आप इंच वाले स्केल से फुट वाले स्केल पे जाते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है कि 12 इंचेस का 1 फुट होता है। उसी तरह से अगर फुट से यार्ड में जाएंगे तो 3 फीट का 1 यार्ड होता है, ये हमको याद रखना पड़ता है। इसी तरह से उसमें जब हम फोर्स, वर्क, डिस्प्लेसमेंट इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करते थे तो भी हमको नंबर्स याद रखने पड़ते थे। तो जब भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो साथ में एक नंबर याद रखना पड़ता था। ये एक प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को हम दूर करना चाहते थे तो SI सिस्टम में हमने क्या किया कि जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कोई भी क्वांटिटी याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे 1 न्यूटन फोर्स, हाउ मच फोर्स? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट इज 1 meter. How much? 1 meter. Then the work done is how many joule? 1 joule. अब अगर इसमें आ जाता कि 1 न्यूटन फोर्स लगाकर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क डन 1.4 जूल होगा, तो हमको 1.4 याद रखना पड़ता। या हमें ये कहा जाता कि 1 न्यूटन फोर्स लगाओ 3 मीटर तक चलो तो वर्क डन 1 जूल होगा, तो हमको वो 3 मीटर याद रखना पड़ता है। लेकिन अब जो SI सिस्टम है ये क्या कहता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो फोर्स कितना लगाएंगे? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना करेंगे? 1 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा? 1 जूल। तीनों चीजें क्या है? 1। तो हमको कोई नंबर याद करने की जरूरत नहीं। ये एक एडवांटेज है। ये वाला जो एडवांटेज है, ये जो इसका गुण है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट। SI system is coherent, means we do not have to remember any numbers for calculating another quantity. एक डिराइव्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है? 1 को याद रखना है, उससे वो 1 हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा 1 फोर्स इंटू 1 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये होता है 1-1-1 का सिस्टम, दैट इज कोहेरेंट। नोट करिए, दिस इज a system based on, this is a system, कौन सा? SI। This is a system based on a set of fundamental units, a set of fundamental units from which all derived units are obtained, from which all derived units are obtained by multiplication or division, without introducing numerical factors. 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 Without introducing numerical fact
without introducing numerical factor. न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब क्या? वो जो मैंने बताया 1.42, 4.2 ऐसा कुछ हमको नहीं करना पड़ता है। इसमें सब 111 रहेगा। जब भी हम डेफिनेशन बनाएंगे आप देखेंगे 111 आएगा। जैसे 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो होती है तो कितना चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो होता है तो करंट कितनी कहलाएगी? 1 एम्पियर। ये जो चीज है ये कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? कोहेरेंट। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, SI सिस्टम इज ए रैशनल सिस्टम। SI सिस्टम इज ए रैशनल सिस्टम। रैशनल का मतलब होता है तर्कसंगत। रैशनल कैसे? अगर कोई चीज हमको, आपको, सबको समझ में आती है और फिर भी हम उसको फॉलो नहीं करते, क्या बोल के कि अरे पुरानी प्रथा ऐसी चली आ रही है, अपन वैसा ही करेंगे, भले हमको दूसरी चीज समझ में आती है और हम नहीं करते। तो SI सिस्टम में ऐसा नहीं किया गया। SI सिस्टम में क्या किया गया है? तो हमारे लिए तर्कसंगत ये है, एक फिनोमेना जो एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोट करते हैं, हम एक चीज जानते हैं फिजिक्स में, एनर्जी क्या होता है। Energy is something with which we can do the work. It is a capacity to do the work. और ये एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, क्या आपने क्लास 9-10 में पढ़ा? एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। हीट इज एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद लाइट की एनर्जी और बहुत तरह की एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जैसे एनर्जी, ये सब आपने पढ़ा। लेकिन सभी चीजें क्या है? एनर्जी। अगर सभी चीजें एनर्जी है, सबके पास वर्क करने की कैपेसिटी है, तो सबका यूनिट आप एक ही बनाना पसंद करोगे कि 4 यूनिट अलग अलग बनाना? एक बनाना हम पसंद करेंगे। अदरवाइज हमको क्या सोचना पड़ेगा कि अगर मैकेनिकल एनर्जी है तो हम उसको जूल बोलेंगे, अगर हीट की एनर्जी है तो हम उसका यूनिट कैलोरी बोलेंगे, लाइट की एनर्जी या हमारे घर में जो एनर्जी आती है उसको हम किलोवाट आवर बोलेंगे। ऐसा करके उस एनर्जी के ना हमने 4 नाम रख दिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग यूज के अनुसार, प्रैक्टिकल यूनिट्स जिसको कहेंगे, ऐसे नाम रख दिए। लेकिन हमको ये याद रखना पड़ेगा कि किस जगह पर हम एनर्जी का कौन सा नाम यूज करने वाले। एक चीज, दूसरा, एक का दूसरे में कन्वर्शन फैक्टर हो सकता है, कुछ होगा, उसको भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कैलोरी से अगर जूल बनाना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना है या 4180 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना पड़ता है। ऐसे सब कन्वर्शन याद रखना पड़ता है। तो क्या अच्छा नहीं होगा कि हम लोग एनर्जी के नाम से एक ही यूनिट बनाएं, फिर भले वो लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या मैकेनिकल एनर्जी, सब के लिए एक ही यूनिट यूज करें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, कन्वर्शन भी एक से दूसरे में आसान हो। ये बात हमको तर्क संगत लगती है कि नहीं? लगती है। ये ठीक आर्गुमेंट है। अगर ये आर्गुमेंट ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल। और SI सिस्टम क्या करता है कि जो चीज रैशनल है उसको अपना, तो हमने क्या किया? इसको अपना लिया। क्या सिस्टम अपना लिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी अगर अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम से पहचानी जाती है तो हम लोग उसका यूनिट एक ही रखेंगे, अलग अलग नहीं रखेंगे। ये किस सिस्टम में होता है? SI सिस्टम में। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रैशनल होना। सो SI सिस्टम इज ए रैशनल सिस्टम। नोट करिए, SI is a rational system because SI is a rational system because it assigns only one unit to a particular physical quantity. Only one unit to a particular physical quantity. ठीक है? In whatever reference it is used, in whatever reference it is used.
ठीक है, किसी भी रेफरेंस में आएगी हम उसका यूनिट सेम करते हैं। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो मैंने कोट किया था, देखिए एग्जाम्पल, जूल इज एनर्जी ऑफ जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी, therefore in SI system mechanical energy, heat energy, electrical energy or any form of energy is assigned the unit joule, is assigned the unit joule। मतलब आप कोई भी एनर्जी लीजिए उसकी यूनिट हमेशा क्या मानी जाएगी, जूल। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, रेस्ट। तो SI सिस्टम में कौन सी दो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम एंड इट इज ए रेस्ट सिस्टम, और इन दोनों के कारण ही हमने इसको SI सिस्टम को अपनाया है। तीसरा एक प्रॉपर्टी और लिखिए, हम इसको इजी से इजी बनाना चाहते हैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने जनरेट की, इट इज ए मीट्रिक सिस्टम, इट इज ए मीट्रिक, ये इट इज ए मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम क्या होता है, गोइंग फ्रॉम लोअर यूनिट टू हायर यूनिट we have to multiply or divide by 10 के स्टेप होते हैं, that is metric system। ओके, नेक्स्ट लिखिए, it is an absolute system of units, like weight is weight, weight is measured in Newton, weight is measured in Newton, because weight is a force, weight is a force। Earlier the weight is given the unit kg, kilogram, and it was written as mg, mg में m क्या होता है, मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन। अगर हमने 5 किलो किसी चीज का वेट 5 किलो है, तो वो 5 किलो बेसिकली क्या है, उसका मास। वेट कितना होगा, 5 × 9.8, ये उसका जो बनेगा, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो वेट का यूनिट हमने SI सिस्टम में क्या माना, न्यूटन, केजी में। समझ आया? सो ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। SI सिस्टम में अगर आपसे दो प्रॉपर्टी पूछी जाती, मेनली दो ही पूछी जाती, तो वो दोनों आप कौन सी बताएंगे, तीसरी आ जाए तो मीट्रिक सिस्टम, दैट्स गुड इनफ, उसके बाद की जरूरत। So this is why our SI system is better than the other systems। Okay, इसके बाद हम अगली चीज लेते हैं, नेक्स्ट नोट करिए, some important practical units। प्रैक्टिकल यूनिट से हमारा मतलब क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट से मैं आपको एक प्रैक्टिकल यूनिट बताता हूँ। हमारे पास लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर, ठीक है, और उसके बाद मास का केजी,
अच्छा, अब ये बताइए, हमारे घर में जब ग्वाला दूध देने आता है पूछता है कितना दूध चाहिए, हम बोलते हैं 2 लीटर। ये लीटर बीच में कहां से आ गया? ये लीटर क्या होता है? अब हम बोल रहे हैं लेंथ का यूनिट, एरिया का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, मास का यूनिट, सब हमने देख लिए, लीटर कहीं नहीं आया। लेकिन हम दूध हमेशा लीटर में खरीदते हैं, पेट्रोल हमेशा लीटर में खरीदते हैं, तो ये किस चीज का यूनिट है? यूनिट ऑफ व्हाट? वॉल्यूम। लीटर इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लेकिन हमने अभी बताया वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है कि मीटर क्यूब होता है? तो हमारा एसआई सिस्टम में मीटर क्यूब होता है, लेकिन हम क्या यूज करते हैं? लीटर सब जगह। लेकिन तो जो चीज हम यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। एसआई सिस्टम में फिजिक्स के लिए वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। लेकिन प्रैक्टिकल डे टू डे यूनिट हमने क्या बना के रखा है? लीटर। ऐसे बहुत सारे डे टू डे यूनिट हैं, तो हमको फिजिक्स में उसका नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल यूनिट कौन से होते हैं और इनका एसआई सिस्टम के यूनिट से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आज हम ये प्रैक्टिकल यूनिट्स, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि हर चीज नापने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, दुनिया में कौन से यूनिट यूज होते हैं और उसका एसआई सिस्टम के किस यूनिट से क्या रिलेशन है। ओके, तो पहले हम यूनिट लेते हैं लेंथ के यूनिट। देखिए यूनिट्स ऑफ लेंथ। हाँ, पहले लीजिए लार्ज डिस्टेंस। Large distance, the unit used is astronomical unit. और इसको लिखा जाएगा AU। प्रैक्टिकल में हम इसको यूज करते हैं। What is 1 AU length? या किसके बारे में लिख रहे हैं? लेंथ। एक AU लेंथ कितनी होती है, इसकी 2 चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1 डेफिनेशन क्या है, कैसे हमने बनाया, और नंबर 2 इसका मीटर में कन्वर्शन कितना होता है। तो पहले डेफिनेशन है, लिखिए द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन is 1 astronomical unit. The average distance between Earth and Sun is 1 astronomical unit, 1 AU. उसके बाद कन्वर्शन लिखिए, 1 AU is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। और इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, याद रखने के लिए 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ये 1 AU हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? अर्थ से सन की दूरी। अब क्या है कि इसी के बेसिस पर हम लोग बड़ी बड़ी दूरियों को नापते हैं। जैसे यहाँ से मार्स कितनी दूर है, तो हमने बताया 4 AU, 5 AU, 6 AU। इससे हमको क्या पता लगेगा कि जितनी दूर अर्थ है उसके कंपैरिजन में ये 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ये लाइट ईयर आल्सो, हाँ लाइट ईयर भी आएगा। ओके, तो ये जो है मिडिल साइज के जो डिस्टेंसेस हैं सोलर सिस्टम में, प्लैनेट्स के जो डिस्टेंसेस हैं उनको नापने के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं? AU। उसमें हम मीटर या किलोमीटर यूज नहीं करते, क्योंकि 10 की पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमको समझ में नहीं आएगा, हम ठीक से कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि अर्थ के कंपैरिजन में ये प्लैनेट दूर है या कम। अगर मैं आपको बोलूंगा एक प्लैनेट 5 AU दूर है और दूसरा प्लैनेट 7 AU दूर है, तो तुरंत हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि वो वाला 5 से ज्यादा दूर, 2 यूनिट ज्यादा दूर। लेकिन अगर मैं उसको मीटर में बोलूंगा तो आप पहले 10 की पावर देखेंगे, फिर आप सोचेंगे इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है और कितना ज्यादा। नहीं समझ में आता है कि एक से दूसरा 1.5 गुना होता है।
इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिट बना लेते हैं। अगर हमें ट्रक का वेट लेना है तो ट्रक का वेट लेने के लिए ग्राम में नहीं लेते, उसकी अपनी यूनिट बनी हुई है टन। इसी तरह से ये एक बड़ा यूनिट है। ओके, दूसरा यूनिट लिखिए। सेकेंड यूनिट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर, this is L1. Light year is length of the distance or length of the path traveled by light in vacuum during a period of 1 year. During a period of 1 year. कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने उसको टाइम दिया 1 ईयर, तो यहां से अगर चलती है तो हमने टाइम गिनना शुरू किया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 12 महीना हो गया, 1 साल। यहां पहुंचे, लाइट यहां से चली, यहां पहुंची, कितना टाइम लगा? 1 ईयर। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? 1 लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ड्यूरिंग 1 ईयर। किसमें चलना है उसको? वैक्यूम। क्योंकि पानी में चलेगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस कम आएगा, तो इसलिए हमने क्या रखा? वैक्यूम में चलना है 1 साल तक। जितनी दूर चलेगी उसको क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। और इस 1 लाइट ईयर को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में कितनी चलती है? 3 × 10⁸ और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 ईयर में कितने डेज हैं? 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स बन गए, मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड बन गए। इस तरह से हम उसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, लिखिए, 9.46 × 10⁻15। ये 1 लाइट ईयर इतनी लेंथ होती है। उसके बाद तीसरा यूनिट 1 पार्सेक। पार्सेक इज पैरालैक्टिक सेकंड। अब ये पैरालैक्टिक सेकंड को समझिए। यहाँ पर सेकंड टाइम के रेफरेंस में नहीं आया है, एंगल के रेफरेंस में आया है। हम एंगल नापते हैं, एक पूरा सर्कल में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो पूरे सर्कल का जो राउंड होता है, इसके अगर हम 360 हिस्से कर दें तो ये एक हिस्सा कितना आएगा? 1 डिग्री। कितने हिस्से किए? 360। एक हिस्सा कितना आया? 1 डिग्री। इस एक के आप यहाँ 60 पार्ट कर दीजिए, 60, और ये एक पार्ट को इसके साथ ऐसा मिलाइए। तो ये कितना डिग्री हुआ? 1/60। ये जो 1/60 डिग्री है, इसको हम कहते हैं 1/60 डिग्री इज 1 मिनट। 1 मिनट। उसके बाद ये जो 1 मिनट आया, इसके और 60 पार्ट कर दीजिए, एंगल और छोटा हो गया, तो 1/60 मिनट। दिस इज कॉल्ड 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ये एंगल है। और ये 1 सेकेंड एंगल क्या होता है? ये एक लाइन और ये एक लाइन, इनके बीच में कितना बनना चाहिए? 1/60 अवधि 1/60 डिग्री, ये बनेगा एंगल 1 सेकेंड। ठीक है? अच्छा, अब इस 1 सेकेंड एंगल में थोड़ा ये 2 पॉइंट देखिए, ए और बी। ये आपस में बहुत नजदीक है, दिख रहा है? क्यों? क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा है। 1 डिग्री से 160 1 मिनट हुआ, उससे और 160 किया तो 1 सेकेंड, ऑलमोस्ट पैरेलल।
तो ये वाला डिस्टेंस ए बी भी कैसा होगा, बहुत छोटा। लेकिन अगर हम इस डिस्टेंस को लंबा कर दें, जैसे कि ये और ये ऐसे, तो इस डिस्टेंस को देखिए, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। और हमने इसको लंबा किया, ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये और बड़ा हो गया। इसको हम लंबा करते जाते हैं और इसको नापते जाते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, क्या देखते हैं, ये बड़ा होते जा रहा है, ये बड़ा होते जा रहा है, इसको हम लंबा करते जा रहे हैं, इतनी दूर जाते हैं कि ये बहुत बड़ा हो जाए। कितना बड़ा हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये बड़ा हो जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कितने मीटर, 10⁻11 बड़ा, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इतना बड़ा इसको हो जाना चाहिए। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। ये वाली जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे 1 पार्सेक, पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, पैरालैक्टिक एंगल। पैरालैक्टिक एंगल क्या होता है, दो अलग अलग पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट को देखो, दोनों पोजीशन से जो उसकी डायरेक्शन आएगी उसके बीच का एंगल क्या कहलाता है, पैरालैक्टिक एंगल, पैरालैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल। तो यहाँ पर एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच में पैरालैक्टिक एंगल कितना बना, 1 सेकेंड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, 1 पार्सेक, पैरालैक्टिक सेकंड। तो लेकिन ये डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, 1 AU। जब तक 1 AU नहीं होगा तब तक हम इसको फैलाते चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये वाली जो लेंथ हमारी आई, ये वाली लेंथ, इस लेंथ को क्या बोलेंगे, 1 पैरालैक्टिक सेकंड, लेंथ ऑफ 1 पैरालैक्टिक सेकंड। अब कुछ बात समझ में आ रही है, तो इस लेंथ को 1 पैरालैक्टिक सेकंड कहेंगे। अब इसको लिखिए, लिखना कैसे है, नहीं, थीटा फिक्स है 1 सेकंड और आर्क भी फिक्स है 1 AU। तो अगर आप कोई इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज ट्रू, इक्वेशन हमारा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर पैरालैक्टिक सेकंड लेंथ हम किससे दिखा रहे हैं, रेडियस। थीटा कितना रख रहे हैं, 1 सेकंड, 1 सेकंड इज इक्वल टू आर कितना बनाया, 1 AU, और ये क्या है, रेडियस। इस रेडियस को इधर ले आइए, रेडियस इज इक्वल टू 1 AU डिवाइडेड बाय 1 पैरालैक्टिक सेकंड। 1 पैरालैक्टिक सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 1 AU को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगा, ये वाला रेडियस, और ये रेडियस कितना होगा, 1 पार्सेक। ठीक है, इसको करके हमने निकाला, और करने के बाद जो हमारा आंसर आया उसको लिखिए, दैट R इज इक्वल टू 3.084 into 10 to the power 16 meter, 10 to the power 16 meter, 3.084 10 to the power 16। ठीक, ये हो गया पार्सेक। ओके, डेफिनेशन नहीं लिखी अभी, लिख लीजिए। 1 parsec is radius of the circle. 1 parsec is radius of the circle, at the center of which, an arc of the circle, 1 AU long subtends an angle of 1 second। 1 सेकेंड एंगल को आप ऐसे लिखेंगे 1 और उसके बाद 2 बार डैश लगा देंगे,
दिस इज 1 सेकंड। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये आर्क कितना है 1 du, इधर एंगल कितना बना है 1 सेकेंड, तो ये वाला रेडियस की लेंथ क्या कहलाएगी 1 पार्सेक, और कितना मीटर में होता है ये आपने नोट कर दिया। सो दीज वेयर यूनिट्स ऑफ द लार्ज लेंथ। इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है पार्सेक, क्योंकि उसमें 10 की पावर क्या आई है 16। दिस इज द लॉन्गेस्ट यूनिट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, इसमें कुछ और पॉपुलर यूनिट्स लेंथ के लिखिए जो हम लोग बहुत यूज करते हैं, जैसे इंच। हाउ मच इज 1 इंच? सब देखते हैं हम लोग, जो अभी भी स्केल यूज करते हैं वो ब्रिटिश जमाने की स्केल अभी तक यूज करते हैं, जिसमें क्या रहता है इंच और फुट। तो अभी तक हम लोग उससे निकल के एसआई सिस्टम में नहीं पहुंचे, अभी भी हम लोग इंच और फुट ही यूज करते हैं, इसलिए हमको अंदाज होना चाहिए कि इंच और फुट कितना होता है। हमारे यहाँ पुरानी इंडस्ट्रीज बन गई हैं और वही चीज़ें अभी भी चल रही हैं। हमारे यहाँ जो टाइल्स बनती हैं उनका साइज होता है 1 फीट बाई 1 फीट। तो 1 फीट क्या होता है सेंटीमीटर में, अगर आप देखेंगे इट इज 25 सेंटीमीटर या कुछ ऐसा ही होता है, तो डेसिमल में आएगा। तो फिर भी हम वो बनाते हैं क्योंकि हमारा पुराना समझ क्या है फुट में एफपीएस सिस्टम। इसी तरह से ये जो आप टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल का सनमाइका 4 फुट का ही फैक्ट्री बनाती है, फुट में बनाती है, सेंटीमीटर में नहीं बनाती कि 100 सेंटीमीटर बनाओ या 120 बनाओ, 150 बनाओ, 200 बनाओ, ऐसा नहीं होता। वो बनाते हैं 3 फुट 4 फुट ऐसे, क्योंकि अभी भी हमारे सारे समझ जितनी भी है नॉलेज सब फुट में। ठीक है, टाइम टू टाइम ये धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, और तब तक जब तक ये चेंज नहीं होता हमको कन्वर्शन पता होना चाहिए कि मीटर का मतलब कितना लंबा होता है, और हम फुट को पहचानते हैं। तो नोट करिए 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखिए 1 फुट, 1 फुट जो यूज करते हैं 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। मीटर बनाओगे तो डेसिमल 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, 0.3048 मीटर। नेक्स्ट लिखिए 1 यार्ड। यार्ड आजकल हम लोग कम यूज करते हैं, आप बताइए यार्ड कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको याद है क्रिकेट का पिच कितना लंबा होता है, वहाँ यार्ड अभी भी यूज होता है और कहीं नहीं होता। ओके, 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर, यानी 91.44 सेंटीमीटर, 1 मीटर से थोड़ा सा कम। नेक्स्ट 1 माइल। माइल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ओके, आजकल कम हो गया, पिछले 50 साल में माइल बहुत कम हो गया है। अदरवाइज बचपन में हम लोग हर चीज माइल में ही जानते थे कि यहाँ से बिलासपुर रायपुर कितना दूर है, एवरीथिंग वाज ऑन माइल। और अभी भी जो दुनिया की सबसे एडवांस कंट्री मानी जाती है अमेरिका, वहाँ पर भी यूनिट माइल ही चलता है। ठीक है, तो माइल क्या होता है देखिए, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। 10 टू द पावर 3 मीटर बोलने से 1 किलोमीटर होता है, तो 1 माइल किसके बराबर होता है? 1.6 किलोमीटर के बराबर, 1600 मीटर के करीब करीब 1 माइल होता है। तो ये किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। उसके बाद 1 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल क्या होता है? जो एरोप्लेन चलता है या पानी का जो जहाज चलता है समुद्र में, उनका यूनिट थोड़ा सा अलग रहता है, दैट इज नॉटिकल माइल। वो नॉटिकल माइल का यूनिट लिखिए 1.852 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर।
यानी कितने किलोमीटर के बराबर है ये? 1.852 किलोमीटर के बराबर 1 नॉटिकल माइल होता है। और पुराने ज़माने में ये यूनिट समुद्र वाले यूज करते थे, बाद में इसी यूनिट को एरोप्लेन वालों ने भी ले लिया। सरफेस वाले माइल पर चलते थे और ये जो कर्व में चलते थे ऐसे, क्योंकि अगर एक देश से दूसरे देश समुद्र पे जाएंगे तो अर्थ की सरफेस कैसी मिलेगी? कर्व में। तो ये वाले जितने भी मूवमेंट होते थे ये सब नॉटिकल माइल्स में नापे जाते थे शुरू से। अब नॉटिकल माइल्स क्यों ऐसा करते थे? तो जब आप यूनिट्स देखेंगे तो यूनिट्स का इतिहास आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा। अगर कभी मिले तो देखिए, उसकी स्टोरीज बड़ी मजेदार स्टोरीज मिलेंगी। नॉटिकल माइल्स के लिए था कि वहां रस्सी डालते थे समुद्र में और उस रस्सी में गठान बनी रहती थी, नॉट्स। इतनी गठान निकल गई तो कितनी दूर चले गए एक रस्सी, उसका नाम पड़ा नॉटिकल माइल्स। कुछ ऐसा होगा। अब ये स्टोरीज हैं या फैक्ट है, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ऐसे पता चलता जाएगा कि हमने यूनिट्स को कैसे डेवलप किया। तो हमारे लिए यूनिट्स कैसे डेवलप होती हैं? जो चीज़ हमारी रोज रोज काम में आती हैं। हमको प्रैक्टिकल यूनिट वॉल्यूम का बनाना है, हमने क्या बनाया? 1 लीटर। तो 1 लीटर कितना होना चाहिए? तो सबसे अच्छा आंसर आया कि हम रोज जितना दूध खरीदते हैं उसको 1 लीटर होना चाहिए। तो हम इतना दूध खरीदते हैं, उसको क्या बना दिया? 1 लीटर। बाद में थोड़ा सा उसको ठोक पीट के स्टैंडर्डाइज करके हमने उसको उसके कन्वर्ट कर लिया। दैट 10 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, या सॉरी 1000। उसमें कन्वर्ट किया 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। ये क्या बन गया? 1 लीटर। 4 इंच 4 इंच 4 इंच का डब्बा जो बना दैट इज 1 लीटर। उतना ही दूध हमको लगता है। इसी तरह से रोज हम जितनी सब्जी बाजार से लाएंगे उसको क्या बना दिया? 1 लीटर। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऐसे ही बनते हैं जो हमारे डे टू डे यूज के लिए होते हैं। ओके सर, लाइट ईयर को नापते किस चीज से? लाइट ईयर को किससे नापते हैं? लाइट ईयर को लाइट से नापते हैं और टाइम से नापते हैं। लाइट और टाइम। जैसे कहीं पर कैसे नोवा हुआ या कोई वहां पर स्टार टूट गया, टूटा और हमारे यहाँ तक पहुंचा, उसमें कुछ टाइम लगा होगा। अगर हम ये कैलकुलेट कर सकें कि उसको आने में इतना टाइम लगा है और लाइट की स्पीड हमको मालूम है, तो मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं? लाइट। और ये इसलिए यूनिट बनाया गया कि एक स्टार की लाइट हमको 2 साल के बाद दिखी। कितने साल के बाद? 2 साल। तो वो स्टार हमसे कितना दूर है? 2 लाइट। कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, बाद में आप कन्वर्ट करते रहो अगर मीटर में समझना। इसलिए वो प्रैक्टिकल में बहुत आसान है। जैसे अब जो लोग एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं वो 50 स्टार्स के नाम जानते हैं। उस स्टार की लाइट हमारे घर में आती है 3.5 साल बाद, तो वो स्टार हमसे कितना दूर है? 3.5 लाइट। तो बड़ा सिंपल यूनिट हो गया, कोई कन्वर्शन नहीं, कोई इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं। जितना टाइम लगे उतना लाइट ईयर को। और प्लैनेट के लिए क्या बनाया? अर्थ से जितने गुना ज्यादा है उतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ इतनी दूर है, अगर इससे डबल है तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इससे 3 गुना है तो 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन के दोनों सन के ऐसे बने हुए ऑर्बिट्स, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 4 ऑर्बिट, और उसके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम गिनते चले। इसलिए ये यूनिट्स बड़े प्रैक्टिकल होते हैं अपने फील्ड के। दूसरे फील्ड में हम इसको यूज नहीं करते। तो लाइट ईयर किसके लिए यूज करेंगे? जो प्लेनेट से लाइट आती है उसका टाइम नापेंगे और उसी टाइम को क्या बोल देंगे? लाइट ईयर। ठीक है, ओके। तो ये लाइट ईयर हो गया। स्मॉल डिस्टेंसेस में यूनिट लिखिए 1 माइक्रोन। माइक्रोन 1 माइक्रोन या 1, ये माइक्रोन का सिंबल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। माइक्रोन को हम कहाँ यूज करते हैं? पेपर, पॉलिथीन पेपर, इनकी मोटाई नापने। अच्छा, नेक्स्ट 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर
नैनोमीटर कितना होता है? नैनो 10 टू द पावर -9। बताइए ये किसका साइज होता है? 1 नैनोमीटर। एटम। तो एटम से ही दुनिया बनी है और एटॉमिक डायमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -9। तो वहां हम इसको यूज करेंगे, नोट करिए। ओके, 1 नैनोमीटर। उसके बाद और छोटी यूनिट 1 एंगस्ट्रॉम, 10 टू द पावर -10। ये किसका साइज है? 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम। ये किसका? इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साइज एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट 1 फर्मी। इलेक्ट्रॉन का साइज नहीं होता है, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, पर 1 एंगस्ट्रॉम किसका साइज है? मेरा ख्याल है नैनो इज फॉर मॉलिक्यूल्स एंड एंगस्ट्रॉम इज फॉर एटम। मॉलिक्यूल से छोटा एटम। तो एटम का जो रेडियस होता है या डायमीटर होता है वो किसमें होगा? एंगस्ट्रॉम। और मॉलिक्यूल का जो होता है वो नैनो। तो नैनो टेक्नोलॉजी किससे डील करती है? मॉलिक्यूल से डील करती है। इतनी छोटी होती है कि मॉलिक्यूल अलग अलग होकर काम करते हैं। मॉलिक्यूल की क्या स्पेशलिटी है? दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एटम उससे भी छोटे होते हैं, जैसे O2 में O और O दो एटम मिलेंगे, दोनों का साइज कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर -10। और मिलकर जो मॉलिक्यूल बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, उसका साइज कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -9 नैनो के फॉर्म। उससे अब एटम के अंदर और क्या होता है? छोटा पार्टिकल, और उसके अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि उसके सेंटर में होता है। तो न्यूक्लियस का जो साइज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -15 और उसको हम बोलते हैं 1 फर्मी। तो नेक्स्ट लिखिए 1 फर्मी। फर्मी दैट इज 10 टू द पावर -15 मीटर। फर्मी 10 टू द पावर -15। ओके, ये हो गए छोटी लेंथ के यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए यूनिट्स ऑफ एरिया। यूनिट्स ऑफ एरिया। ओके, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 1 एकड़, ACRE, एकड़। 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 स्क्वायर मीटर। 4047 meter square is 1 acre. Next, 1 hectare. हेक्टेयर अलग है, एकड़ अलग है। हेक्टेयर छोटा होता है ना, हेक्टेयर बड़ा होता है। 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। टू द पावर 4 मतलब होता है एक प्लॉट जिसका साइज क्या हो 100 बाय 100 100 मीटर ऐसा 100 मीटर ऐसा, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 10,000, दैट इज 10 टू द पावर 4। उसको हम क्या बोलेंगे 1 हेक्टेयर। उसमें कितने एकड़ होंगे, करीब करीब 2.5 एकड़। ये एरिया के बारे में हो गया प्रैक्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए मास। टन और मीट्रिक टन, ये हम लोग बहुत यूज करते हैं ट्रक्स के लिए। तो 1 टन कितना होता है 1000 kg। लिख लीजिए 1000 kg। 1 क्विंटल, हाँ, एक बोरे में जो माल भरा जाता है वो करीब करीब 100 किलो होता है, बड़ा वाला बोरा। सो दैट इज 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg।
इंग्लैंड से जो चीजें हमको आती हैं उनका यूनिट क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। ये पाउंड क्या होता है, मास। तो लिखिए 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। 453.6 ग्राम, आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है, दैट इज 1 पाउंड। Unit of the mass, the largest unit of the mass, बड़ी से बड़ी यूनिट का नाम क्या है? इसका नाम आप सोच नहीं सकते। मास की सबसे बड़ी यूनिट जो दुनिया में मानी जाती है उसका नाम है चंद्रशेखर। हाँ, यकीन नहीं होता है? देखिए, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास इज Chandrasekhar limit. Chandrasekhar limit. Okay. This mass is equal to 1.4 times 1.4 times mass of the sun. 1.4 times mass of the sun. इसको क्या बोलते हैं, 1 चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर यूनिट। ये चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, इसके लिए थोड़ा ब्रीफली 1 मिनट समझिए। हमको मालूम है जब चीजों का मास बढ़ते जाता है तो वो टूटनी शुरू हो जाती है। एक ऑब्जेक्ट ये है, इसके पास ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में चिपके हुए हैं। अगर ये ऐसा चिपके हुए हैं तो ये इससे अलग नहीं हो रहा, क्योंकि चिपकाने वाला फोर्स अलग करने वाले फोर्स से ज्यादा है। जब कोई चीज बड़ी होने लगती है तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से दूर होने के कारण कम होते जाते हैं, और जब कोई चीज एक लिमिट से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर वो टूटनी शुरू करती है। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस, इकट्ठा रखने वाले फोर्सेस कम हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं? डिस्टेंस के कारण। डिस्टेंस बहुत दूर होता है, इसलिए वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख सकते। आप अगर एक लकड़ी उठा सकते हैं तो कितनी लंबी लकड़ी उठा सकते हैं? आपने देखा होगा 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर की लंबी लकड़ी हम ऐसे नहीं उठा सकते, बीच में टूट जाएगी। तो हर चीज का एक साइज होता है, ऑप्टिमम साइज। उस साइज से अगर वो बड़ी हो जाए तो टूट जाती है, भले वो ऑब्जेक्ट हो भले फैमिली। एक पर्टिकुलर साइज से बड़ा होता है, और ये हमारा नियम बना हुआ है, नेचर का नियम है कि एक साइज से बड़ा होने से उसको डिसइंटीग्रेट होना है, दैट इज डिसइंटीग्रेशन। ऐसे ही हमारी फैमिलीज भी बढ़ती है। ओके, इस तरह से बड़े होते हैं। तो यही चीज हमारे प्लैनेट्स पे भी लगती है, यही चीज हमारे स्टार्स में भी लगती है। स्टार को हम बड़ा करते जाएंगे तो इधर का टुकड़ा स्टार का और इधर का बहुत दूर हो गए, एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते। और जैसे मैंने आपको बांस का एग्जांपल दिया, लकड़ी का एग्जांपल दिया, वैसे ये बड़ा होते होते बाद में क्या होता है, खुद ही टूटना शुरू हो जाता है। कितना बड़ा होके टूटेगा ये हमने चंद्रशेखर ने कैलकुलेट किया। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से उसने ये कैलकुलेट किया कि एडिशन का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम पड़ जाएगा, और लास्ट में जाके कोई चीज बहुत बड़ी हो जाएगी तो अपने ही वेट के कारण टूटनी शुरू हो जाएगी। तो उसने निकाला कितने वेट के कारण, तो आंसर क्या आया, 1.4 टाइम्स देन द सन। उससे ज्यादा अगर किसी चीज का वेट होगा तो क्या करेगी, वो टूट जाएगी। इसका मतलब इस पूरे यूनिवर्स में भारी से भारी चीज हमको कितनी मिलेगी, 1.4 ऑफ द सन। उससे ज्यादा भारी चीज नहीं। ये क्या हो गई, लिमिट। किसकी लिमिट? मास की लिमिट। ठीक है, ये चंद्रशेखर जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको निकाला, इसलिए उनके ऑनर में इसका नाम क्या हो गया, चंद्रशेखर लिमिट। समझ आया? सो दिस इज। तो उससे जो भारी प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको हम नापते हैं कि स्टार का मास कितना है, तो हम बताते हैं 1.2 चंद्रशेखर लिमिट। समझ में आता है? 1 चंद्रशेखर लिमिट
0.5 चंद्रशेखर लिमिट, 0.2 चंद्रशेखर लिमिट, जितना कम रहेगा उतना उसका कोहेसिवनेस ज्यादा है, टूटने के चांस कम होते हैं। और अगर हमने बोला कि ये 1 चंद्रशेखर लिमिट इसका मास हो गया, इसका मतलब अब ये टूटने वाला है। समझ आया? इसलिए ये प्लैनेट में एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, हाँ, छोटे मास को जब हम नापते हैं, देखिए स्मॉल मास के लिए यूज करना है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नोट करिए, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27, 10 to the power minus 27, ठीक है, kg। दिस इज 1 AMU, और अभी आजकल हम लोग इसको सिर्फ 1 यूनिट ही कहते हैं। 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। दिस इज 1 या 1 AMU। ओके, एक और छोटा यूनिट हम लोग बहुत यूज करते हैं सोने वाली दुकान में, कैरेट। नोट करिए, 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम। 200 मिलीग्राम, ये 1 कैरेट होता है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए यूनिट्स ऑफ टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। पहला यूनिट ऑफ टाइम है सोलर डे। डे, एक दिन। हाँ, सोलर डे क्यों बोलते हैं? क्योंकि सन को देख के हम गिनते हैं। एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का टाइम क्या कहलाता है? 1 डे। सो दैट इज 1 सोलर डे। ठीक है, एक सोलर डे कैसे बनाया गया? डेफिनेशन, 1 सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, द एवरेज टाइम। सनराइज टू सनराइज एवरेज टाइम। एवरेज मतलब साल भर में एवरेज। उसके बाद देखिए, दिस इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, एग्जैक्ट, क्योंकि सोलर डे बोलेंगे तो रोज बदलता रहेगा। तो दिस इज इक्वल टू 24 आवर्स। उसके बाद सोलर ईयर 365, कितना होता है ये? 365.25 डेज। अब सोलर ईयर की डेफिनेशन क्या है? कितने टाइम को सोलर ईयर बोलते हैं? लिखिए, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 राउंड अबाउट द सन। 1 राउंड अबाउट द सन। वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? 1 ईयर। अब 1 ईयर बोलते हैं जब पूरा चक्कर लगाती है, तो हम क्या देखते हैं? 365 खत्म हो गए, लेकिन 366 खत्म नहीं हुए, तो कितने डेज लगते हैं? 365.2, बट इट इज ए स्टैंडर्ड। तो इसलिए हमने उसको डेज से नहीं बनाया, डेफिनेशन किससे बनाई? सूर्य का चक्कर लगाने से बनाई, राइट? अब 365.25 डेज है, उसका तरीका आप सब जानते हैं। 4 साल आएंगे तो एक दिन पूरा होगा, उसका लीप ईयर बन जाता है, और 29 फरवरी उसमें आ जाती है, लाइक। ओके, सबसे छोटा प्रैक्टिकल यूनिट टाइम का लिखिए, शेक। शेक, so 1 shake is equal to 10 to the power minus 8 second. 10 to the power minus 8 second. This is 1 shake. This is smallest unit of time. तो कभी कभार इसका क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपके कोई टीचर परेशान करना चाहे आपको, that what is the smallest unit of time. अदरवाइज मैं नहीं समझता CBSE में या कोई स्टैंडर्ड के एग्जाम में ये सब चीजें।
एनीवे उसके बाद बाकी यूनिट्स की हमको कोई खास जरूरत नहीं। हाँ, एक और लिख लीजिए, मंथ आप जानते हैं क्या होता है? ओके, ल्यूनर मंथ क्या होता है? दो तरह के मंथ चलते हैं हमारे यहाँ, सोलर मंथ और लूनर। सोलर कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और ल्यूनर मंथ जो हिंदी के मंथ होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, वो चंद्रमा पर आधारित होते हैं, यानी पूर्णमासी से दूसरी पूर्णमासी तक वो चलते हैं, या अमावस्या के बाद वो शुरू होते हैं और अगली अमावस्या तक एक साथ, ऐसे एक महीना। ठीक है, अमावस्या के बाद नेक्स्ट डे 1 तारीख और उसके बाद अगली अमावस्या आएगी तब। ये क्या कहलाता है? दिस इज ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मीन्स मून, मून से रिलेटेड मंथ। ओके, उसके बाद के यूनिट्स हम लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेशर जब हम पढ़ेंगे तो प्रेशर की प्रैक्टिकल यूनिट इसमें पढ़ लेंगे। सर एंगल में स्टेरेडियन और रेडियन दो यूनिट, एंगल में, प्लेन एंगल में एक यूनिट रेडियन, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री। हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। एक पूरा सर्कल घूम जाएंगे ये, तो कितना घूमे? 360 डिग्री। ये प्रैक्टिकल यूनिट है डिग्री। कन्वर्शन आप लोगों को मालूम है, ठीक? और हाँ, उसके बाद एक लिस्ट है प्रीफिक्स और सफिक्स की। वो लिस्ट आप सबकी बुक में है और आप सबको याद करना है। जैसे प्रीफिक्स अगर हम लगाते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ये क्या बताते हैं हमको? पावर। तो डेसी कितना होता है? 10 to the power -1, छोटा। मिली लगाया तो 10 to the power -3, माइक्रो 10 to the power -6। इस लिस्ट को आप अपनी बुक में से याद करेंगे। और छोटा देखिए, नैनो -9, पीको पीको इज -12, उससे छोटा फेंटो 10 to the power -15 और एटो 10 to the power -18। ये आपको हर बुक में मिलेंगे, उससे आप याद कर लीजिए। बड़े में डेका, हेक्टो, किलो। किलो क्या होता है? 10 to the power 3। हेक्टो इज 10 to the power 2। मेगा 10 to the power 6। मेगा हम लोग यहाँ बहुत यूज करते हैं। उसके ऊपर होता है गीगा, कंप्यूटर में बहुत यूज होता है। मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी। उसके ऊपर टेरा, टेरा इज 10 to the power 12, दैट इज टेराबाइट। उसके ऊपर पीटा, पीटा इज 10 to the power 15 और उसके ऊपर एक्सा, एक्सा इज 10 to the power 18। इस तरह से स्मॉलर और लार्जर। स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं उनके सिंबल स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं और जो लार्जर यूनिट होते हैं उनके कैपिटल में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ चार्ट नहीं बनाऊंगा, वी विल नॉट वेस्ट दैट मच टाइम। ये आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, डेसीमीटर और डेकामीटर। डेसीमीटर के लिए डी और डेकामीटर के लिए DA, ये यूज करना है। ओके, मेगा के लिए कैपिटल M, गीगा के लिए कैपिटल G, टेरा के लिए कैपिटल T। इस तरह से कैपिटल में यूज करना। अच्छा, ये इसके बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ी सी चीजें हो गई।